जय हिंद मित्रों, कैसे हैं आप सब। जनहित इंडिया न्यूज़ संगम पर आप सभी का स्वागत है। आज बात होगी सिंदूर ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया था भारत की सेना द्वारा, उस पर आज ज़बरदस्त बात होगी, उसका विश्लेषण होगा कि सीज़ फायर भारत ने जो किया है, उस पर भारत को नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है। और नंबर 2 बात होगी कि डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर सीज़ फायर में क्या योगदान था, क्या भूमिका थी? नंबर 3 सीज़ फायर के बाद से मानो लोगों के अंदर जिज्ञासा की बाढ़ सी आ गई है। लोग जानना चाह रहे हैं कि इतनी जल्दी सीज़ फायर कैसे हो गया? अगर हो गया तो क्या वो भारत के हित में था? क्या जो भूतकाल में, पास्ट में जो हमारे कई प्राइम मिनिस्टर्स ने गलतियाँ की थी, क्या वही गलती कहीं आज के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, क्या उन्होंने तो नहीं कर दी? क्या है इसके पीछे? इसके पीछे लोग जानना चाह रहे हैं, कहीं कोई भारत को दबाया तो नहीं गया? क्या भारत ने मजबूरी में, जब बात इतनी आगे तक बढ़ ही चुकी थी, जब पाकिस्तान ने भारत के कई हवाई अड्डों पर, कई जगहों पर, यानी कि आप देखा जाए राजस्थान, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, लगभग-लगभग जिलों में, प्रदेशों में कि पाकिस्तान ने धुआंधार हमला किया। पाकिस्तान ने 400-500 से अधिक ड्रोन भेजे। वो तो भारतीय सेना का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, वो इतना मजबूत था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का कुछ कर नहीं पाया। लेकिन सवाल तो उठता है, सवाल तो लाज़मी है कि सीज़ फायर की बात कोई भारतीय नेतृत्व न करके पहले अमेरिका से खबर आती है। आखिर इसके पीछे अमेरिका की क्या चाल है? क्या अमेरिका दुनिया का चौधरी तो था ही, क्या भारत का भी चौधरी बनना चाहता है? क्या अमेरिका ने दिखाना चाहा, क्या अमेरिका ने ये दिखाना चाहा कि जो भारत मेरी बात, या कि जो और प्रेसिडेंट थे इसके पहले, जो बाइडेन, उनकी बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं मानते थे और रसिया के मामले में यूक्रेन के खिलाफ इंडिया नहीं गया। आज वही इंडिया मेरे कहने पे सीज़ फायर कर देता है, आतंकवाद से समझौता कर लेता है। ये तो स्पष्ट था ना, जैसे ही जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जो सेकंड लीडरशिप खत्म होती है, तो भारतीय सेना कितनी मेहनत करती है। वहीं पर पाकिस्तानी सेना ने उन आतंकवादियों को राजकीय सम्मान दिया, जिन आतंकवादियों के खून हिंदुस्तानियों के रक्त से सना हो, उनको अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ दिया गया। इसके पीछे ये स्पष्ट है कि पाकिस्तानी सेना टेरर स्पॉन्सर्ड है, टेरर को स्पॉन्सर करता है, टेरर को बढ़ावा देता है, स्पष्ट है। और ये भारत ने ही नहीं, पूरी दुनिया ने देखा। जो अमेरिका खुद ही 9/11 का दुख झेल चुका है, आतंकवादी हमले झेल चुका है, आज वही अमेरिका वापस से पुनः ये देख रहा है कि पाकिस्तान में आतंकी पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद अमेरिका ने, हिंदुस्तान ने इस लड़ाई को अंतिम मोड़ नहीं दिया, बीच में ही छोड़ करके वापस हो लिए। क्या हमारा उद्देश्य आतंक का समूल विनाश करना था कि बस एक छोटा सा ट्रेलर दिखाना था? उद्देश्य क्या है? अगर पाकिस्तान में हाफिज सईद बैठा हुआ है, ये हमारी रॉ जान रही, आईबी जान रही है, हमारा सेना जान रही है कि पाकिस्तान में ही बैठा है दाऊद इब्राहिम, पाकिस्तान में ही बैठा है सीरियल बम धमाकों का जो आका था, जो अपराधी था, वो दाऊद पाकिस्तान बैठा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं। बिना किन शर्तों पर, बिना शर्तों के सीज फायर हुआ है क्या? किन शर्तों पर भारत ने माना सीज फायर की बातें, या भारत ने बिना किसी शर्त के ही सीज फायर की बातें मान ली? क्योंकि भारत तो जानता है ना कि वे वो पाकिस्तान एक कुत्ते की दुम है, जो कभी भी सीधी होने वाली नहीं है। कितने भी कितने भी एग्रीमेंट क्यों ना जाए, कितने भी समझौते क्यों ना जाए पाकिस्तान से, पाकिस्तान नहीं मानने वाला है।
वो पाकिस्तान पाकिस्तान कैसे हो सकता है जो किसी भी नैतिक मूल्यों को मान ले। पाकिस्तान के लिए आतंकवाद सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और सर्वोपरि ही रहेगा। ये बात भारत जानता था, लेकिन सब जानने के बावजूद इस लड़ाई को अंतिम मोड़ न देते हुए भारत ने सीज फायर की बात अगर मानी तो कैसे मानी। भारतीय सेना जो अदम्य साहस और वीरता के साथ आगे पाकिस्तान के हर वार को विफल कर रही थी, क्या सेना से पूछ करके, क्या सेना की राय के साथ ये सीज फायर हुआ है? क्या सेना इससे सहमत थी सीज फायर से? सेना की क्या राय थी? ये सब बातें आज हम करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने क्या खोया और क्या पाया, इसकी आज बात होगी। भारत कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, इसकी भी बात होगी, इसका भी विश्लेषण करेंगे हम। लेकिन इसके पहले बात करेंगे कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने आज एक लेटर जारी करके भारत सरकार से ये कहा है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए, जिसमें सभी पार्टी के नेता रहें, सभी लीडर, सभी सभी सांसद रहें और सभी विपक्ष के पार्टियां रहें। सभी को ऑपरेशन सिंदूर की हर खबर दी जाए, हर बातें बताई जाए कि जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इस सिंदूर ऑपरेशन में क्या कुछ हमने पाया और क्या कुछ हमने खोया। कि पाकिस्तानी लगातार दावे कर रहे हैं कि उन्होंने भारत को काफी नुकसान पहुंचाया। वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमने रफाल फाइटर जेट गिराया, उसमें कितनी सच्चाई है, कितना सच, कितना फसाना है, ये भी ये भी क्लियर भारत सरकार को पार्लियामेंट में करना चाहिए। ये कहा है राहुल गांधी ने। यही सेम बात बिहार के आरजेडी के मुखिया तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए और सभी को सूचना दी जाए। लेकिन आज पूरे भारत में जमकर बवाल कटा, जमकर बहस हुई। मुद्दा एक था सीज फायर, और सीज फायर का मुद्दा नहीं था। उस सीज फायर के पीछे डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की चौधराहट। अमेरिका ने जो भारत का चौधरी बनने का प्रयास किया, उस पर सवाल दागे जाएंगे या जा रहे हैं। और सरकार को घेरने का भी काम यही अमेरिका की चौधराहट ने ही किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार पहले ये कहा, जेडी वेंस ने कहा ये दो पक्षों का मामला, इसमें कुछ नहीं कहेंगे, इसमें कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ? क्या कहीं भारत सरकार को पीछे कदम खींचने में अमेरिका के उस निर्णय ने आईएमएफ का $1 बिलियन का लोन तो नहीं था? ये अमेरिका का सिम्टम था, सिंबल था इनडायरेक्टली कि अमेरिका के हम साथ खड़े हैं। और वहीं पे भारत को अपने कदम खींचने पड़े, क्योंकि अगर दोनों में झड़प हो चुकी थी तो अब तो भारत ने संकल्प किया ना कई बार, इवन मोदी जी ने भी किया है, अमित शाह जी ने भी किया है कि पीओके तो हम वापस लेंगे। तो कब लेंगे? ये तो जनता कह रही है, विपक्ष कह रहा है कि इससे अच्छा मौका अब नहीं मिल सकता। मौका अच्छा था, लोहा गर्म था, हथौड़ा तो मार ही देना चाहिए था, मतलब पीओके को वापस लेना चाहिए था। और बलूचिस्तान जो लगातार 50-60 सालों से अपनी आजादी का संघर्ष कर रहा है, बलूचिस्तान को भी भारत का साथ मिलने की उम्मीद थी। बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी इस उम्मीद में थी कि भारत हमें सहयोग करेगा, हमारी आज़ादी में जिस तरीके से बांग्लादेश को आज़ाद कराया भारत ने, उसी तरीके से भारत हमें भी आज़ाद कराएगा। लेकिन वो इंदिरा का दौर था, ये मोदी का दौर है, ये कहना है लोगों का। आपको दिखाना चाहते हैं हम कि ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने कल रात में, तो कल 5:30 बजे शाम को, 10 तारीख की 5:30 बजे इन्होंने एक ट्विटर हैंडल पे अपने एक एक ट्वीट किया कि भारत और पाकिस्तान ने सूझबूझ और समझदारी से काम लिया है, उन्होंने सीज फायर की बात मान ली है, शांति स्थापित होगी। ये हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने ये बात कही, उन्होंने ट्वीट किया। और ये है बगल में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी,
जिन्होंने इनकी बात को पर मुहर लगाई आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद मोदी जी ने ये बात मानी, भारतीय अधिकारियों ने माना कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए सहमत है। इसमें विदेश सचिव विक्रम मिश्री हैं, इन्होंने बात बताई कि पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ ने आज दोपहर 3:30 बजे भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। अब ये फोन किसने किया, सवाल तो उठता ये भी ना, क्या पाकिस्तानी डीजीएमओ ने डायरेक्टली फोन किसे किया, भारतीय डीजीएमओ को, कि भारतीय डीजीएमओ ने उनको कॉल किया? इस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या पाकिस्तान कह रहा है कि हिंदुस्तानी डीजीएमओ ने कॉल किया, हिंदुस्तान कह रहा है पाकिस्तानी डीजीएमओ ने कॉल किया, तो यहाँ पे झुका कौन? पहले सीज फायर की बात किसने मानी, हिंदुस्तान या पाकिस्तान? ये भी गंभीर सवाल है। पहले सीज फायर की बात पर कौन तैयार हुआ, हिंदुस्तान या पाकिस्तान? इसके बाद आज 11 तारीख को भारतीय सेना के तीनों अंगों के डीजीएमओ का मतलब मित्रों होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, यानी कि मिलिट्री कोई भी अगर ऑपरेशन करती है तो उसकी पूरी देखरेख कमांडिंग डीजीएमओ से ही मिलती है, डीजीएमओ ही करते हैं। डीजीएमओ जो होते हैं वो भारतीय सेना के तीनों अंगों के बहुत ही कुशल और बहुत ही जाबाज अधिकारी होते हैं, सीनियर अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो भारत के इस समय डीजीएमओ हैं, हमारी थल सेना के डीजीएमओ जो हैं, इंडियन आर्मी की जो है, उनका नाम है राजीव घई। देख रहे हैं आप, ये राजीव घई साहब हैं। इनसे ही पाकिस्तानी इनके काउंटर पक्ष ने इनसे कॉल किया, इनसे कहा कि हम सीज फायर की बात पर तैयार हैं, इसी वक्त से सीज फायर किया जाए और दोनों पक्षों के लिए हितकारी होगा कि सीज फायर किया जाए। लेकिन जो झड़प हुई थी उसका उद्देश्य था आतंकवाद का खात्मा। तो क्या भारत के डीजीएमओ ने, भारत की सरकार ने, भारत के अधिकारियों ने क्या ये पक्ष रखा कि हमारा उद्देश्य आपसे लड़ना बिल्कुल नहीं है, अभी भी हमारा उद्देश्य टेरर से लड़ना है, आतंकवाद से लड़ना है? तो भारत ये बात जान रहा है कि पाकिस्तान में आतंकवाद अभी बैठा हुआ है, तो क्यों नहीं कह दिया कि भाई लगे हाथ हमें, अब दे दो हाफिज सईद, दे दो मसूद अजहर, दे दो हमें दाऊद, दे दो हमें सैयद सलाउद्दीन? इस पर बात क्यों नहीं हुई? अगर हुई तो बताया क्यों नहीं जा रहा है? इधर हमारे हैं एयर मार्शल ए.के. भारती जी, ये भी काफी एयरफोर्स के सीनियर अधिकारी हैं। इन्होंने बताया कि इस सिंदूर ऑपरेशन में इन्होंने, यानी कि इंडियन आर्मी के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने एक बड़ा भूमिका निभाया, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो ऑपरेशन हुआ वो एयर स्ट्राइक से हुआ, वायु मार्ग से हुआ। इसमें भारतीय वायुसेना का अहम रोल होता है। तो भारतीय वायुसेना ने किस किस पाकिस्तान की एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, कितना कितना पाकिस्तान को नुकसान हुआ, इसकी सटीक जानकारी देते हैं एयर मार्शल ए.के. भारती ने। और ये भी बताया गया आज कि भारत ने जो लक्ष्य, जो उद्देश्य तय किए थे ऑपरेशन सिंदूर में, तो वो सब अचीव किया गया, इसलिए हमने सीज फायर की बात मान ली। लेकिन सवाल यही उठता है बार बार कि जो उद्देश्य था, क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ? इस पर भी एक बड़ा सवाल है। देखा जाए, भारतीय सेना ने ये अनाउंस किया कि भारत की ओर से पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों का विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, मुदस्सर खादियान खास उर्फ मुदस्सर उर्फ अबू जुंदाल। अबू जुंदाल एक सबसे खूंखार आतंकवादी था, जो भारतीय सेना कह रही है कि इसको जो हमारा ऑपरेशन था, सिंदूर ऑपरेशन था, उसमें ये अबू जुंदाल, जो लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर मरकज ए तैयबा आपके पाकिस्तान में लाहौर के पास है, मुरीदके, तो मुरीदके में इसको वहाँ का प्रभारी था, इसको वहीं पर ढेर किया गया है। पाकिस्तान ने उसके अंतिम संस्कार में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। दिखाते हैं आपको मित्रों कि कैसे पाकिस्तानी सेना ने उसको अंतिम संस्कार में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। देखिए मित्रों, ये
मुदस्सर खादियान खास उर्फ मुदस्सर उर्फ अबू जुंदाल, क्योंकि लश्कर तैयबा का ये क्या कहते हैं प्रभारी था। वहाँ पे मरकज ए तैयबा, मरकज ए तैयबा जो कि मुरीदके में लाहौर के पास है, पंजाब प्रांत में पाकिस्तान में है, उसका जो चीफ था, मरकज ए तैयबा का प्रभारी था, वो अबू जुंदाल था। अबू जुंदाल के ऊपर कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का आरोप रहा है और उसको जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन जहन्नुम का रास्ता दिखाने के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मियों के सीनियर ऑफिसर का, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का और वहाँ के आर्मी चीफ मुल्ला आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर नहीं, मुल्ला आसिम मुनीर, क्योंकि जो जनरल आसिम मुनीर है ये भी इसी मरकज तैयबा से और बहावलपुर में स्थित क्या नाम है JEM क्या नाम है, क्या नाम है उसका, नाम याद आ रहा है, उस दोनों जगहों में से पढ़ाई की है। जैसे मोहम्मद मरकज सुभान अल्लाह और मरकज तैयबा दोनों से ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुल्ला आसिम मुनीर का गहरा संबंध है। इसलिए जनरल आसिम मुनीर को मुल्ला आसिम मुनीर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही धार्मिक रूप से कट्टर है, क्योंकि इसकी भी पढ़ाई लिखाई इसी मरकज तैयबा और बहावलपुर में स्थित जैसे मोहम्मद मरकज सुभान अल्लाह में पढ़ाई लिखाई हुई थी। इसी ऑपरेशन में मरकज सुभान अल्लाह का प्रभारी अबू जुंदाल को, मरकज तैयबा के प्रभारी अबू जुंदाल को जन्नत की जगह जहन्नुम पहुंचा दिया गया। और आप देख रहे हैं वहां के आर्मी चीफ के अलावा वहां के पुलिस विभाग के IG और कई बड़े नेता वहां पर उसके अंतिम यात्रा में, उसके जनाजे में शामिल हैं। मित्रों, इसके बाद देख रहे हैं आप यहाँ पर भी क्या है, मरकज सुभान अल्लाह। नंबर 2 है हाफिज मोहम्मद जमील। ये जैसे मोहम्मद मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा ताला था, बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह का प्रभारी था। देख लीजिए, ये है मरकज सुभान अल्लाह का प्रभारी, इसका नाम है हाफिज मोहम्मद जमील। तो अबू जुंदाल हाफिज मोहम्मद जमील की ये जनाजा है। उसके जनाजा में भी ढेर सारे आर्मी के अधिकारी और वहां पुलिस के अधिकारी और बड़े नेता शामिल थे। मित्रों, देखिए ये आलम है वहां पब्लिक वहां की जान रही है कि अबू जुंदाल जो है, हाफिज मोहम्मद जमील जो है, ये आतंकी है। इन्होंने भारत में कई गंभीर आतंकवादी घटनाएं कराई हैं। भारत को वो जख्म उन्होंने दिया है जो भारत कभी नहीं भूल सकता है। अबू जुंदाल हो चाहे मोहम्मद जमील हो, ये दोनों ने भारत को बहुत ज्यादा जख्म दिया है। और ध्यान रखिएगा, जो जैसे मोहम्मद का प्रभारी था हेडक्वार्टर का, वो हाफिज मोहम्मद जमील था और ये युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, उनका ब्रेन वॉश करने और मरकज सुभान अल्लाह के लिए धन इकट्ठा करता था। मतलब पूरा फाइनेंस का काम यही देखता था हाफिज मोहम्मद जमील। भारतीय सेना के द्वारा इसको भी ढेर कर दिया गया ऑपरेशन सिंदूर में। ठीक है मित्रों, ठीक है, आगे आता नंबर 3 नंबर पर है मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद उर्फ मोहम्मद सलीम उर्फ गोसी साहब, जो भी ये भी जैसे मोहम्मद में था, जैसे मोहम्मद का आतंकवादी था। मौलाना मसूद अजहर का साला ये भी था, जैसे मोहम्मद के लिए हथियारों की ट्रेनिंग संभालता था। ये बेसिकली जो मोहम्मद यूसुफ जो था अजहर, ये वहां पर आतंकवादियों को हथियारों की ट्रेनिंग देता था। और IC-814 जो कांधार जो हाईजैक हुआ था भारत 1999 में, जो भारतीय यात्री विमान को जो हाईजैक किया गया था, वो मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ घोसी साहब के द्वारा किया गया था। इसी मोहम्मद यूसुफ अजहर ने IC-814 जो कि भारतीय यात्री विमान था, इसमें 250 से ज्यादा भारतीय यात्री मौजूद थे, इसको हाईजैक करके इसको
उस समय के अफगानिस्तान जो कि तालिबान का शासन था, कंधार ले जाया गया और वहाँ से भारत से बार्गेनिंग की गई और भारत सरकार से खतरनाक आतंकवादी मसूद अजहर, मित्रों ये है जैश ए मोहम्मद का मुखिया, बहावलपुर में स्थित मरकज सुभान अल्लाह का चीफ, जो कि 15 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि कराची तुर्कहम राजमार्ग पर NH5 पर पाकिस्तान में स्थित है। वहां का मुखिया था कौन? मसूद अजहर, जो अभी जिंदा है, लेकिन इसके 2 सगे साले जो कि इसको छुड़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था, 1999 में उनको भारतीय सेना ने मार गिराया। नंबर 4 पर है खालिद उर्फ अबू अक्सा। ये लश्कर तैयबा का आतंकवादी था, जम्मू कश्मीर में के आतंकवादी हमलों में शामिल था। वह अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी में भी शामिल रहा। उसे फैसलाबाद में दफनाया गया। उसके जनाजे में वरिष्ठ पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर शामिल हुए। नंबर 5 है मोहम्मद हसन खान। जैश मोहम्मद का ये भी आतंकी था। इसका मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा है ये, जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में जैश का ऑपरेशन कमांडर था। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों के समन्वय में अहम भूमिका निभाई थी। तो जो भारतीय सेना का दावा है कि हमने उन खतरनाक वांछित आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दी है, जहन्नुम की यात्रा करा दी है। ये तो बात थी भारतीय सेना की, और तस्वीरें भी आ रही हैं। तस्वीरें गवाह हैं कि इतनी सेना के लोग किसी आम इंसान के जनाजे में इकट्ठा नहीं होंगे। ये सबूत कंफर्म है, इस दावे में पूरी पूरी सच्चाई है। अब आते हैं अगले तस्वीर में। इन तस्वीरों से दिखाई दे रहा मित्रों कि भारतीय ऑपरेशन सिंदूर जो था वो बहुत प्रिसाइज था, बहुत ही सफल रहा, एक्यूरेट रहा, सफलता मिली। लेकिन सवाल अभी बने हुए हैं कि क्या कुछ आतंकवादियों को खत्म करके हम खुश हो लेंगे, कि क्या उन आतंकियों के आकाओं खत्म करेंगे? अभी भी सवाल वही है, दुश्मन वही है, हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन। जब तक ये जिंदा है तब तक भारत के खिलाफ साजिश करते रहेंगे, साजिश करते रहेंगे। भारत ने सीज फायर तो किया अमन चैन के लिए, लेकिन भारत भी जानता है कि पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम है जो कभी सुधरने वाला नहीं है। कितने भी सीज फायर क्यों न हो जाए, कितने भी समझौते क्यों न हो जाए, पाकिस्तान आतंकी था, आतंकी रहेगा। मित्रों, ये दिखाना चाहेंगे आपको हम कि भारत ने कहां कहां अटैक किया। भारतीय सेना ने जो जानकारी दी वो ये बताया गया कि भारत ने पाकिस्तान के कई वायुसेना के कई एयरबेस को टारगेट किया और उसे नष्ट कर दिया, उसे काफी नुकसान पहुंचाया। तो नंबर 1 की मित्रों बात करें, हम शुरुआत करते हैं मित्रों कराची से। मित्रों कराची ये है, कराची ये है, ये कराची है। कराची का जो मोलारी एयरबेस, भोलारी एयरबेस जो है वो कराची में है, दिख रहा होगा। ये यहाँ पर भोलारी एयरबेस है पाकिस्तान का। भारत ने इसको काफी नुकसान पहुंचाया है, भारतीय वायुसेना ने। इंडियन एयरफोर्स ने कराची के भोलारी एयरबेस पर हमला किया। और दूसरा रहीम यार खान दक्षिण पंजाब में है, जो कि राजस्थान के पास फॉरवर्ड बेस है, जो कि राजस्थान से काफी नजदीक है, इसको भी काफी नुकसान पहुंचाया है। उसके बाद नंबर 3 है पासरूर रडार, पंजाब में, जो कि है भी एयर डिफेंस केंद्र है, इसको भी भारत ने काफी नुकसान पहुंचाया है। उसके बाद सियालकोट एविएशन बेस। मित्रों सियालकोट कहां पर है? मित्रों सियालकोट दिखाते हैं आपको हम। सियालकोट एयरबेस यहां पर देखिए मित्रों, सियालकोट को भी एयरबेस को भी भारत ने काफी नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद मुरीद एयरबेस चकवाल। मित्रों चकवाल जो है ये यहां पर है, चकवाल यहां पर है, ठीक है। इसको भी भारतीय वायुसेना ने काफी चोट पहुंचाई है। इसके बाद आता है मित्रों नूर खान एयरबेस रावलपिंडी। मित्रों रावलपिंडी वही है जो कि पाकिस्तानी आर्मी की हेड क्वार्टर है,
और मित्रों रावलपिंडी यहाँ पर है। रावलपिंडी पे भारत ने जबरदस्त हमला किया और उसके बाद स्कुर्द एयरबेस जो गिलगिट बाल्टिस्तान में है, इसको भी भारतीय एयरफोर्स ने निशाना बनाया और उसको भी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद रफीकी एयरबेस है जो कि झंग में है, यहाँ पर JF-17 विमानों का बेस है, इसको भी हमारी भारतीय वायुसेना ने काफी नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद चूनिया एयरबेस कसूर में है, लाहौर के पास बड़ा बेस है। चूनिया जो है मित्रों ये लाहौर में है, लाहौर ये यहाँ पर चूनिया एयरबेस यहाँ पर है और चूनिया एयर के बेस के पास ही क्या है लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर मुरीदके में आपका मरकज तैयबा यहीं पर है। तो इसके बाद सरगोधा एयरबेस उसको भी भारतीय वायुसेना ने काफी नुकसान पहुंचाया है, ये दावा भारतीय वायुसेना ने किया है। मित्रों पाकिस्तान को सबक तो सिखा दिया गया है, लेकिन वहां का जो आर्मी चीफ मुल्ला आसिम मुनीर जो है वो अपनी बड़ी वाहवाही करा रहा है कि हमने भारत से लड़ाई लड़ी, जीत गए, भारत झुक के सीज फायर कर लिया, ये बात मान लिया। देखिए ये इसके पोस्टर से लदा हुआ ट्रक है और लाहौर के पूरे गलियों में ये अपना छपवा रहा पोस्टर, मतलब कि अभी भी भारत से लड़ाई लड़ेगा और भारत के नाम पर पाकिस्तान का हुक्मरान बनना चाह रहा है। ये जनरल परवेज मुशर्रफ की राह पर चल रहा है मुल्ला आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तान की आवाम के लिए भी खतरा है। ये पाकिस्तान के अवाम समझे कि मुल्ला आसिम मुनीर ऐसा क्यों कर रहा है। अब बात आती है भारतीयों के जनभावना की। जनभावना आज हो रही है, आज कंपैरिजन हो रहा है भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दोनों में लोग खूब कंपैरिजन कर रहे हैं कि आखिर भारत ने जो ये पीओके दिख रहा है मित्रों, ये पीओके है, ये पीओके भारत क्यों ले नहीं पाया। बात हो रही है पूर्व प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की, जिन्होंने पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटा। जो पहले पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान था, उसमें पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है वो है, और पूर्वी पाकिस्तान मित्रों क्या है, ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश को जो कि पूर्वी पाकिस्तान का भी हुआ करता था, उसको मिलिट्री ऑपरेशन में ही इंदिरा गांधी ने तोड़ करके अलग कर दिया था। लोगों ने फिर से वही उम्मीद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से लगाई थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में भी वही दमखम है, वो भी इस मौके को भुनाएंगे और पाकिस्तान से अंतिम लड़ाई लड़ करके पीओके को मुक्त करा लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, पीछे रीजन क्या है? तो रीजन तो कई आ रहे हैं, कई बताए जा रहे हैं, लेकिन एक रीजन ये भी आ रहा है अमेरिका। फिर सवाल वही है कि अमेरिका का इसमें क्या फायदा, अमेरिका ने इतनी दिलचस्पी क्यों ली, नंबर एक। नंबर दो, क्या कहीं भारत ने दबाव में आया कि कहीं पाकिस्तान भी एक परमाणु संपन्न देश है, कहीं युद्ध या नौबत परमाणु युद्ध की न हो जाए, इसलिए भारत ने यहाँ पर संयम बरतना सही समझा, या फिर पाकिस्तान ने सीज फायर की भीख मांगी, पाकिस्तान ने क्या ये माना कि भारत के सामने वो हफ्ते भर टिक नहीं पाएगा भारतीय सेना के सामने, क्योंकि भारतीय सेना का शौर्य अद्वितीय था, इनक्रेडिबल था। तो कहीं ये भी दबाव तो नहीं था। तो कई मायने हैं, क्या भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए, क्योंकि युद्ध की सदी ये नहीं है, युद्ध से किसी का भला नहीं होगा, क्या उन्होंने ह्यूमन वैल्यूज को देखते हुए युद्ध को नहीं बढ़ने दिया आगे? क्या कुछ कारण था? कारण तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मामला यहाँ पे यही है कि पाकिस्तान से सीज फायर तो स्वीकार है, लेकिन अमेरिका की चौधराहट स्वीकार नहीं है, क्योंकि अमेरिका के चरित्र को भारत बखूबी जानता है। वही अमेरिका है जो 1971 में जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो रहा था, तो अपना एक एयरक्राफ्ट भेज दिया था, एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था भारत की ओर। उसी के जवाब में रशिया ने अपनी दोस्ती निभाई थी और भारत की ओर अमेरिका ने भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेज करके भारत की संप्रभुता को बचाने का प्रयास किया था।
भारत लगातार तीसरे पक्ष के दखलंदाजी से नकारता रहा है, लेकिन क्या अमेरिका ने ये दिखा दिया कि कोई कितना भी दखलंदाजी की बात मना करता रहे, हम तो चौधरी थे, चौधरी हैं और चौधरी ही रहेंगे। सवाल लगातार वही बना है, सवाल लगातार वहीं का ज्यों का त्यों है कि ये जो हिज़्बुल मुजाहिदीन जो कि गुलाम कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हमेशा रहता है और इसका बालाकोट, मुज़फ़्फ़राबाद और कोटली, बालाकोट, मुज़फ़्फ़राबाद और कोटली में तो दिखाते हैं आपको हम कि ये वही इलाके देख रहे हैं, ये इलाके हैं, ये वही इलाके हैं जहाँ पर इस हिज़्बुल मुजाहिदीन का सभी आतंकी टेरर कैंप है। तो सवाल वही है कि सैयद सलाउद्दीन को कब सज़ा मिलेगी? हाफ़िज़ सईद को कब सज़ा मिलेगी? भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलने वाले मसूद अज़हर को कब सज़ा मिलेगी? भारत में लगातार ये बात उठ रही है, ये बात कही जा रही है कि कहीं भारत ने वो गलती तो नहीं कर दी जो और प्राइम मिनिस्टरों ने की थी। हमारी सेना लाहौर तक पहुँच गई थी, लेकिन पंडित नेहरू के कहने पर हमारी सेना को वापस आना पड़ा। तो क्या हमारी सेना जीत रही थी? क्या हम जीत रहे थे? क्या पाकिस्तान बैकफुट पर था? अगर पाकिस्तान बैकफुट पर था, तो हम पीछे क्यों आ गए? हमने पीओके क्यों नहीं ले लिया? हमने पाकिस्तान को फिर से हमें दर्द देने वाले पाकिस्तान को हमने फिर से खंड-खंड क्यों नहीं कर दिया? हमने सिंध को और बलूचिस्तान को अलग क्यों नहीं कर दिया? सवाल अभी बने हुए हैं मित्रों। आपको और भी जानकारी देते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।